नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब पार्लियामेंट पार्ट 2 में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आगे की संसद की गतिविधियां होती हैं, ठीक ना। यानी जो हमारी विधायिका है उसके द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो पहले पार्ट में हम सबने शानदार तरीके से देखा कि विधायिका का निर्माण आपको जो है राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होता है। साथ साथ ही विधायिका के प्रमुख कार्यों के विषय में भी हमने आर्टिकल के विषय में देखा कि किस आर्टिकल में संसद का उल्लेख 79 में है, 80 में आपको राज्यसभा, 81 में आपको लोकसभा, आपको जो है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 120 में, 110 में धन विधेयक के विषय में, वित्तीय विधेयक के विषय में। तो ये सब चर्चा परिचर्चा हम सब ने की। साथ साथ ही राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारियों के विषय में भी हम सब ने देखा। प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं, ये सभी चीजें हम सब ने पार्ट 1 में देखा था। आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि संसद के द्वारा शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये सभी समय अवधि, कौन कौन से समय अवधि में कौन कौन से काम किए जाते हैं। चूंकि संसद की कार्यवाही जो मुख्य रूप से नित्य प्रतिदिन की जो समयावधि है वो आपको जो मानी जाती है 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक संसद की कार्यवाही का समय होता है। तो इसमें हम सब चर्चा परिचर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको काम होते हैं। साथ साथ ही संसद की प्रमुख समितियों के विषय में भी हम सब चर्चा करेंगे। इसके अलावा संसद में आपको जो है कि प्रस्ताव किसे कहते हैं, प्रस्ताव के विषय में भी देखेंगे। तो आइए हम सब शानदार तरीके से संसद से संबंधित प्रमुख बातों को दूसरे भाग में देखते हैं। तो चलिए एक बार शानदार तरीके से आप सबसे विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं चूकिएगा। तो चलिए पार्ट 2 में हम सब देखते हैं आपको अगली श्रृंखला की चीजों को। ये इसके पहले हमारे संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है, ठीक ना, जिसमें आप देखेंगे हिंदी के कोर्स जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है और नितिन सर शानदार तरीके से हिंदी के बादशाह कहे जाते हैं और हिंदी तो पूछिए मत, क्या लाजवाब तरीके से उनके द्वारा पढ़ाई जाती है। इसके अलावा यूपी टेट शानदार आपको श्रृंखला मिलेगी 999 रुपए में, ये श्रृंखला आपको उपलब्ध है। सुपर टेट भी आपको 1999 रुपए में सुपर टेट की श्रृंखला मिलेगी और सुपर टेट को भी आप परचेज कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने की इच्छुक हो और जो टेट को क्वालिफाई कर गया हो वो समय पूर्व अपनी तैयारी शानदार तरीके से जारी रख सकता है और सफलता को अर्जित कर सकता है। आप 10 जगह प्लान बनाने से अच्छा है कि किसी एक प्लान को बनाइए और उस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी रखिए। सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ये आपसे वादा है, ठीक ना। तो एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, यही आशा उम्मीद है। आरो यारो की ये हिंदी की श्रृंखला है, ठीक ना। ये किसकी है, तो हिंदी की श्रृंखला है और हिंदी नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी 699 रुपए में, वीडियो का मॉक टेस्ट 249 रुपए में आपको उपलब्ध है। तो ये सभी श्रृंखला से जोड़ने के लिए और इसका भरपूर लाभ लेने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप अपनी तैयारी निरंतर रूप से इसे जारी रखें, ठीक। तो चलिए शानदार तरीके से आप श्रृंखला के साथ जुड़ने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट देखिए, आइए हम सब देखते हैं। एक डायग्राम है, ये संसद के समय सारणी है और इसमें आपको 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के समय को प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है, जबकि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के समय को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन मानी जाती है। 1 बजे से 2 बजे ये लंच का टाइम है और फिर आपको जो है कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक विभाजन संबंधी प्रश्न यहाँ पर आपको
आते हैं और 4 से 6 के बीच में निजी सदस्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है। तो ये संसद की आपको एक छोटा सा समय सारणी है और संसद इन्हीं समय सारणी के अनुसार कार्य करती है। संसद में लोकसभा अध्यक्ष जो होते संसद के पीठासीन अधिकारी माने जाते हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश में संसद की समस्त गतिविधियां संचालित होती है। ठीक, चलिए, सदन का नेता जो होता है, सदन का नेता आपको प्रधानमंत्री होता है और साथ ही साथ विपक्ष का जो आपको विपक्ष में सदन का आपको जो है कि विपक्ष का नेता जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके सदस्य को मनोनीत किया जाता है। देखिए, संसदीय कार्रवाई के साधन यानी संसद में प्रश्नकाल किसे कहते हैं? तो संसद का पहला घंटा जो होता है इसे प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। पहले घंटे का मतलब है 11 से 12 बजे, ये प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। संसदों के सदस्यों द्वारा सामान्यतः मंत्रियों द्वारा ये संसद सदस्यों द्वारा सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर सामान्यतः मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है। ठीक ना, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा महत्वपूर्ण बातें आपको संसद सदस्यों द्वारा शून्यकाल किसे कहते हैं? तो शून्यकाल यानी आपको जो है कि 12 बजे से 1 बजे तक के काल को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। शून्यकाल की शुरुआत जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद आपको कौन सा आपको शुरुआत होती है? तो शून्यकाल की शुरुआत होती है। संसद सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति सूचना के भी आपको जो है कि मामले उठाए जा सकते हैं। प्रश्नकाल तथा कार्यक्रम तय करने का आपको मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है और ये प्रक्रिया भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन मानी जाती है। पहली बार 1962 ईस्वी से यह प्रक्रिया आपको जारी हुआ। चलिए, संसदीय कार्यवाही के साधन। अब कार्यवाही के साधन कटौती, ये आपको कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं और कटौती प्रस्ताव क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जाता है। कटौती प्रस्ताव ये आपको कई नाम से जानते हैं, जैसे साधारण कटौती प्रस्ताव। तो साधारण कटौती प्रस्ताव किसे कहते हैं? यह प्रस्ताव किसी भी सदस्य के द्वारा रखा जाता है। इस मामले में पर्याप्त चर्चा होने पर ही इसे मतदान करने के लिए रखा जाता है। ठीक ना, यानी कॉस्टिंग वोट का भी यहां इस्तेमाल कटौती प्रस्ताव में। आपको साधारण कटौती में यदि पारित हो गया विपक्ष में तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस मामले हेतु किसी प्रस्ताव की चर्चा से पहले विधेयक या लंबे संकल्पों का समूह बनाया जाता है। वाद विवादों से इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा होती है। संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपको कंगारू कटौती, ये केवल महत्वपूर्ण खंडों पर बहस और मतदान होता है। मतदान, ठीक ना, यहाँ पे मतदान याद रखिएगा, मतदान होता है, ये बातें याद रखिए। ठीक ना, शेष खंडों को छोड़कर उन्हें पारित मान लिया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव, यदि किसी विधेयक या संकल्प पर चर्चा न हो पाए तब मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रस्ताव को रखा जाता है। यानी कोई भी प्रस्ताव जो है ये आपको क्या है कि संकल्प चर्चा नहीं हो पाता है या किसी विधेयक पे कोई वार्ता नहीं हो पाती है, तब मतदान से पूर्व इस पर चर्चा के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे ही गिलोटिन प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, विशेषाधिकार प्रस्ताव किसे कहते हैं? तब बताएगा कि किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार से उल्लंघन से संबंधित आपको जब सदन में मामले उठाए जाते हैं तो उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। यह किसी सदस्य द्वारा पेश जब संसद में गलत तथ्यों को प्रकट करते हैं तब आपको विशेषाधिकार उल्लंघन, यानी जो गलत रिपोर्ट का मतलब समझिएगा कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के द्वारा सदन में किसी विषय पर आपको कोई गलत
जो तर्क रखा जाता है उस तर्क के लिए आपको विशेष प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से यानी पूर्व में अनुमति ले लेता है, तब वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखता है। ये बातें याद रखिए। लोक महत्व के किसी मामलों पर किसी मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर सकता है, यानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से संबंधित प्रश्न का उत्तर कोई भी मंत्री इसे दे सकता है या किसी भी मंत्री के समक्ष सरकार के नीतियों को रखने के लिए सत्ता विपक्ष के द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार की देन है, यानी भारतीय संसदीय प्रणाली के द्वारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आपको विकसित किया गया है। सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में इस प्रथा की शुरुआत हुई। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख मिलता है। ये बातें भी आप याद रखिए। औचित्य प्रश्न किसे कहते हैं? तो सदन द्वारा संचालन के सामान्य नियमों का पालन न करना, ठीक ना, और तब एक सदस्य के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। मुख्यतः विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार पर नियंत्रण हेतु आपको जो है औचित्य प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सदन को ध्यान आकर्षित करने के लिए असाधारण युक्ति मानी जाती है। इसके अलावा आपको इसके द्वारा सदन की कार्यवाही की समाप्ति भी की जा सकती है। अगला देखिए, आधे घंटे का महत्वपूर्ण बहस। पर्याप्त लोक महत्व के मामलों पर, यानी जो जन साधारण का मामला है, सर्वजन के मामलों को देखते हुए ये आपको आधे घंटे का प्रस्ताव या बहस जो है ये आपको चर्चा में आता है। अध्यक्ष द्वारा बहस हेतु सप्ताह के 3 दिन निर्धारित किए गए हैं। सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है, यानी आधे घंटे के बहस में इसमें कोई भी औपचारिक प्रस्ताव या मतदान की बातें नहीं होता है, बल्कि लोक हित के मामलों से संबंधित प्रश्नों को इस समय उठाया जाता है। नेक्स्ट, अल्पकालिक चर्चा, इसे हम 2 घंटे की चर्चा कहते हैं और ये संसद सदस्य द्वारा किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामलों हेतु इस पे बहस किया जाता है। अध्यक्ष बहस हेतु 1 सप्ताह में 3 दिन इसके लिए समयावधि निर्धारित किए हैं, यानी आपको जिस तरह से आधे घंटे के आपको बहस के दौरान 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से अल्पकालिक चर्चा पर भी सदन के अध्यक्ष की अनुमति से आपको 1 सप्ताह में 3 दिन इससे संबंधित बातों पे बहस किया जा सकता है। ये बातें वही हो सकती हैं जो सार्वजनिक महत्व की हो, ठीक ना, यानी सार्वजनिक महत्व की बातों पे चर्चा के लिए ये सब प्रस्ताव आते हैं। देखिए अगला, संकल्प प्रस्ताव। ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट बातें हैं। संकल्प प्रस्ताव किसे कहते हैं? संकल्प, तो ये संसद सदस्य द्वारा साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है, आपको संकल्प प्रस्ताव कहलाता है। यानी जो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना। जैसे आप सब बार बार देख रहे होंगे कि शीतकाल के दौरान जो है निजीकरण, यानी जो रेलवे का निजीकरण है या जल्दी से बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना नहीं है या सरकार की नीतियां, जो सरकार रोजगार गिना रही है इन रोजगारों में असफल है, तो ऐसी स्थिति में जो सार्वजनिक क्षेत्र के मामलों से संबंधित है और इन मामलों में आपको जो है विपक्ष के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। सभा के अनुमति के बिना प्रस्तावित संकल्प की वापसी हो जाती है, वापसी नहीं होती है, ठीक ना, वापसी नहीं। तो यानी ये बातें आप याद रखिए।
नेक्स्ट, संकल्पों का आपको वर्गीकरण, संकल्प कई वर्गीकरण किया गया है, जैसे गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, तो ये गैर सरकारी सदस्यों का, सरकारी सदस्यों का, सांविधिक सदस्यों का, तो ये आपको जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब सरकारी, आपको गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प केवल गैर सरकारी सदस्यों द्वारा बहस हेतु वैकल्पिक दिन इसमें शुक्रवार को आपको दिया गया है दोपहर के बाद, ठीक ना। नेक्स्ट, सरकारी संकल्प जो है ये सोमवार एवं गुरुवार को इसकी बैठक आपको कर सकते हैं। वहीं पे सांविधिक संकल्प जो है इसका भी प्रावधान किया। तो देखिए ये आपको अविश्वास प्रस्ताव, ठीक ना, शानदार तरीके से आप सब अविश्वास प्रस्ताव जो है संसद में आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव पास होने पे सरकार को त्यागपत्र लगाने पड़ती है। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है आर्टिकल 75 के तहत लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल, लोकसभा के सरकार के विरुद्ध में ये आपको प्रस्तुत किया जाता है और ये इसके लिए समस्त सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिमंडल जिम्मेदार होता है, यानी मंत्रिमंडल जिम्मेदार माना जाता है। यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार का गिर जाना ही समझा जाता है, सरकार को तुरंत आपको जो है कि गिर जाते हैं और सरकार अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अब क्या होगा तो देश में पुनः सरकार, राष्ट्रपति जो है नई सरकार की गठन की बातें करेगा, या जब दोनों सरकारें नहीं बन पाएंगे तो ऐसी स्थिति में चुनाव होने की संभावना होती है। यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार अल्पमत में नहीं बल्कि सरकार चली जाती है। तो ये लोकसभा द्वारा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को हटाया जाता है, ठीक ना। प्रस्ताव में 50 सदस्यों के सहमति होना आवश्यक माना जाता है, यानी 50 सदस्य आपको सहमत होना चाहिए। साथ साथ ही आपको जो है राष्ट्रपति द्वारा आम चुनाव से पहले ये सदन पर वित्तीय वर्ष से पहले आपको संबोधन के लिए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। ये प्रस्ताव बेटा आपको कब लाया जाता है? तो जब नई लोकसभा का गठन होता है या आपको जब नए वर्ष में वित्त विधेयक या धन विधेयक जब आपको प्रस्तुत किया जाता है तब आपको जो है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति सरकार की नीतियों को सदन के पटल पर रखता है, ये बात आप याद रखिएगा। यानी राष्ट्रपति द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों और योजनाओं की खाका तैयार करता है या खींचा जाता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए अगली बातों को देखते हैं। राष्ट्रपति का संबोधन जो है ये ब्रिटेन के राजा से अभिप्रेरित है, यानी जिस तरीके से ब्रिटेन का राजा सदन के दोनों सदनों के पटल पर जो है सरकार की नीतियों और योजनाओं को रखता है, ठीक उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी आपको इसे रखा जाता है। इस हेतु दोनों सदनों की चर्चा को धन्यवाद के रूप में आपको पारित किया जाता है, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जो राष्ट्रपति की बातों को सुना इसके लिए राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं। आइए देखिए स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव जो है ये किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर सदन में चर्चा हेतु यह प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव, ठीक ना। और स्थगन प्रस्ताव ज्यादातर विपक्ष के द्वारा ही लाया जाता है। इस प्रस्ताव को लाने से पहले आपको 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक माना जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों में पेश किया जाता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव आपको सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। साथ ही साथ स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती है, यानी जब स्थगन प्रस्ताव आएगा तो उस पर कम से कम 2.5 घंटे सदन में आपको चर्चा होगी। स्थगन प्रस्ताव सदन के किसी भी
भी सदन में आपको प्रस्तुत किया जा सकता है या किसी भी सदन के सदस्य के कोई भी सदस्य के द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये आपको महाबचत हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है, जिसमें सुपर टेट है। सुपर टेट आप जो है कि 1699 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहीं पे आपको जो है यूपी टेट 999 रुपए में आपको मिलेगा। यूजीसी नेट आपको जो है कि 900 रुपए में और एसएससी जीडी 699 रुपए में। तो बड़ा ही शानदार तरीके से ये सारी श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी। अब देखिए, हम सदन में कुछ महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उन विधेयकों पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब सदन के, चाहे वो साधारण विधेयक हो, चाहे वह धन विधेयक हो, चाहे वह वित्त विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, तो इन सभी विधेयकों के विषय में हम सब चर्चा करेंगे। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो किस अनुच्छेद में संबंधित अनुच्छेद किस किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन आपको जो है आर्टिकल 368 में किया गया है। ये कहां से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वहीं पे धन विधेयक वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 117(1) में किया गया है और धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 100 में किया गया है, जबकि साधारण विधेयक का उल्लेख नहीं किया गया है। देखना, यानी सदन के किसी भी आपको संविधान में कहीं पर भी साधारण विधेयक की चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको जो है कि कौन कौन से विधेयक से पूर्व क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, तब बताएगा कि संविधान संशोधन में आवश्यक नहीं है और साधारण विधेयक में भी आवश्यक नहीं है, लेकिन आप सबको वित्त विधेयक और धन विधेयक में आवश्यक माना गया है। यानी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है या वित्त विधेयक में पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। साथ साथ ही अब देखिए किस सदन में पेश किया जाता है, तो आप याद रखिएगा संविधान संशोधन किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है या साधारण विधेयक को भी हम सदन की किसी भी पटल पर रख सकते हैं, ये याद रखिए। लेकिन धन विधेयक और विधि विधेयक के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक ना। तो ये बातें आप सब याद रखिए। कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कितने सदस्य होने चाहिए? तो विशेष बहुमत, कुछ विधेयकों में दोनों सदनों का विशेष बहुमत, लेकिन संघात्मक ढांचे से जुड़े विधेयक में इससे कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों पर बहुमत होने चाहिए। यानी जैसे कोई राज्य को शामिल करने की बातें हो या आपको जो है कि कोई राष्ट्रीय स्तर का महत्व की बातें हो और राज्य सूची का विषय हो, तो ऐसे विषयों पर राज्यों के भी आपको जो है राज्य विधानमंडलों के भी बहुमत होने चाहिए, ठीक ना। देखिए, वित्त विधेयक के मामले में साधारण बहुमत से और धन विधेयक भी साधारण बहुमत से और आपको साधारण विधेयक भी साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। वहीं पे यहाँ पे देखिए राज्य की कितनी शक्तियां होती है राज्यसभा की, तो आपको धन विधेयक जो है संविधान संशोधन विधेयक एकदम बराबर, यानी दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शक्तिशाली होते हैं, दोनों को बराबर शक्ति है, क्योंकि विधेयक का आपको दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना आवश्यक होता है और इस मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि वित्त विधेयक में आपको जो है कि कहीं न कहीं लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक ना। इस विधेयक में लोकसभा अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक बराबर है, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यपाल कमजोर पड़ जाता है और यह विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यपाल नहीं। संयुक्त बैठक में ये आपको जो है राज्यसभा, ये राज्यपाल लिख दिए हैं, राज्यसभा कमजोर पड़ जाता है, ठीक। ये बातें नहीं के बराबर शक्तियां हैं, यानी किसे राज्यसभा को नहीं के बराबर, राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है जिन्हें मानना लोकसभा के लिए जरूरी
नहीं है। यह विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। धन विधेयक के मामले में लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती है। साधारण विधेयक ये बराबर है, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा आपको जो है कमजोर पड़ जाती है, ये बातें भी। तुलनात्मक में राष्ट्रपति के पास उपलब्ध विकल्प, तो संविधान संशोधन विधेयक में अनुमति देने की बाध्यता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 368 में लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुमति देगा, ठीक ना, अनुमति देगा, ये बातें आपको है। वहीं पे वित्त विधेयक में सामान्यतः अनुमति देने के लिए वह बाध्यकारी है, यानी बाध्य है, और धन विधेयक के मामले में पुनर्विचार नहीं कर सकता। एक बार यदि धन विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया है तो उस पर पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। ये देखिए चारों विकल्प उपलब्ध हैं, ठीक ना, उपलब्ध। वित्त विधेयक स्वीकार कर सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, कुछ सुझावों को हेतु पुनर्विचार कर सकता है, करने के लिए लौटा सकता है। यानी आपको 1 स्वीकार कर सकता है, 2 आपको प्रयोग कर सकता है, 3 आपको कुछ सुझाव के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसके लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। आप सबको पता होगा ज्ञानी जैल सिंह ने आपको सर्वप्रथम वीटो विधेयक का, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ये बातें। और जब पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेगा तो कोई भी विधेयक, वह विधेयक अनंत काल के लिए राष्ट्रपति के पॉकेट में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त बैठक हो सकती है, तो आपको संविधान संशोधन विधेयक में नहीं हो सकती, लेकिन वित्त विधेयक में हो सकती है और साधारण बहुमत में हो सकती है, ठीक ना। और इन दोनों कंडीशनों में आपको लोकसभा जो है संयुक्त बैठक में लोकसभा अधिक शक्तिशाली राज्यसभा के वनस्पति हो जाता है, ठीक। देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अब देखो संसद में ये संयुक्त बैठक जो है आहूत कौन करता है, तो बेटा आहूत मतलब बुलाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, राष्ट्रपति, और इसे अनुच्छेद 108 के तहत आहूत करता है। और अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक ना, लोकसभा अध्यक्ष करता है, सभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। 118(4) में इस बात का उल्लेख किया गया है। अब देखो ये कुल अब तक 3 बार आपको जो है संयुक्त बैठक बुलाई गई है, कितनी बार, 3 बार आपको आहूत हुआ है, आहूत हुआ है। ये 3 बार कब कब हुआ है, तब बताइएगा। पहली बार दहेज प्रतिषेध विधेयक के मामले में, और 1960 ईस्वी में यह संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। उसमें प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय प्रधानमंत्री। वहीं पे आपको बैंक सेवा विधेयक ये 1977 ईस्वी में आया और 78 में इस पे संयुक्त बैठक बुलाई गई। ये संयुक्त बैठक मोरारजी देसाई के समय ये आपको संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, ठीक ना। आतंकवाद निरोध विधेयक, जिसे हम सब पोटा के नाम से आपको जानते थे, ये पोटा जो आया ये किसके समय में आया, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी जी के समय में ये आपको जो है आई। नेक्स्ट देखिए, संसद में बजट। अब बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आइए देख लेते हैं। संविधान के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम बजट कहते हैं। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया है, ठीक ना। ये बजट का उल्लेख जो है एक बार भी नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है और ये भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, ये वित्तीय वर्ष माना जाता है, ठीक ना। बजट में शामिल आपको जो है कि राजस्व एवं पूंजी के उत्पाद एवं साधन को, राजस्व बढ़ाने के लिए उत्पाद एवं साधन खर्च का अनुमान लगाना और
खर्चा का अनुमान लगाना है बजट में मुख्य रूप से आपको शामिल किया गया है। साथ ही साथ आपको कितना वास्तविक प्राप्ति हुई और कितना खर्च हुआ, यानी धन का कितना आमद हुआ और कितना खर्च हुआ, ये भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको जो है एक वर्ष समिति रिपोर्ट 1921 की सिफारिश पर 1924 ईस्वी में रेल बजट को अलग कर दिया गया था, लेकिन आपको जो है कि 2017 ईस्वी में रेल बजट को पुनः आपको केंद्रीय बजट में समाहित कर लिया गया है। ये केलकर समिति, ठीक ना, सॉरी ये कौन सी रिपोर्ट थी, चलिए ये आपको जो है प्रस्तुत किया गया है और ये आप देख सकते हैं। संवैधानिक उपबंध, उपबंध क्या क्या उपबंध है संवैधानिक, तो संविधान के क्रियान्वयन को लेकर कुछ व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करना होगा और राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर अनुदान की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कर निर्धारण वाला कोई विधेयक नहीं है। राष्ट्रपति की संस्तुति के बगैर पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बजट को। संसद द्वारा किसी कर को कम से कम करना होता है और समाप्त किया जाना पर बढ़ना नहीं, ठीक ना, यानी कोई भी कर समाप्त कर दिया जाए लेकिन बढ़े न, ऐसी बातों का प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों को बजट से संबंध में भूमिका, आपको धन विधेयक ये टॉपिक है, ठीक, इसमें धन विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी धन विधेयक और राज्य और आपको जो है कि वित्त विधेयक ये राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कोई जो है बहुत असर नहीं पड़ता लोकसभा पर। राज्यसभा द्वारा 14 दिन के लिए धन विधेयक को वापस लौटा देता है, लेकिन आपको लौटाने के बाद उसमें संशोधन करे अथवा न करे या उसे यथावत पारित कर दे, ये लोकसभा के लिए है। नेक्स्ट, अपनी हिंदी शानदार तरीके से, ये अपनी हिंदी है, ये आपको 299 में, 100 रुपए में वीडियो का, पेट का आपको ये 350 में, पेट बुक आपको 300 में, आरो 175 में और 300 में लेखपाल की शानदार श्रृंखला मिलेगी। पारित होने की प्रक्रिया, यानी बजट जो है ये इसका प्रस्तुतिकरण कब है, तो 2017 से आपको जो है 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये इस पे आम बहस होती है, विभागीय समितियों के द्वारा इसकी जांच की जाती है। वित्त विधेयक का पारित होना इसके लिए जरूरी है, ठीक ना। साथ ही साथ विनियोग विधेयक भी पारित होता है। अनुदान की मांगों पर भी मतदान किया जाता है जब कोई भी धन विधेयक बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो अब यही से देखते हैं भारत की प्रमुख निधियां। भारत की प्रमुख निधियों में हम संचित निधि से चर्चा करेंगे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है। संचित निधि किसे कहते हैं, तो ऐसी निधि जिसके अंतर्गत प्राप्तियां उधार लेना और भुगतान जमा करना होता है, उसे ही हम संचित निधि के नाम से जानते हैं। और भारत के आपको समस्त अधिकारियों के वेतन, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह आपको जो है कि महान्यायवादी हो, चाहे वह महालेखा नियंत्रक परीक्षक हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, या आपको यूपीएससी के सदस्य, ये सभी को आपको वेतन कहां से दिए जाते हैं, तो देश की संचित निधि से दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत का लोक लेखा, ठीक ना, ये भारत का संचित निधि से ऋण के अलावा सभी अनिवार्य आपको जो है अन्य सार्वजनिक धन आपको लोक लेखा समिति जो है इसके जांच करती है, ठीक ना। इसके अंतर्गत भविष्य निधि, जमा निधि, न्यायिक जमा, बैंक, विभागीय जमा आदि को लोक लेखा के अंतर्गत हम सब शामिल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि ये समय समय पर विधि द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त करना ही आकस्मिक निधि है। संसद द्वारा भारत के आकस्मिकता निधि की शुरुआत 1950 ईस्वी में किया गया। राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा आपको निधि को रखा जाता है। यह भी एक कार्यकारी प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है, आकस्मिक निधि, ठीक ना। नेक्स्ट,
अब आइए महत्वपूर्ण बातों पे हम सब चर्चा करेंगे। भारत के आपको जो है कि भारत की विषय सूचियों में निम्न विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बना सकता है, यानी किसे कानून बनाने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राज्य विधानमंडल को, या आपको जो है कि क्षेत्रीय परिषदों को। तब आप बताइएगा कि इस पे नियम और कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो संसद को आपको प्राप्त है। किसे? संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक दे सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, ये घटना आपको क्या कहलाती है? तब आप इसका क्या जवाब देंगे, तो बताइएगा यह घटना आपको क्या कहलाती है। तब आपको मर्यादा है, या पक्ष त्याग है, या अंतर प्रदन है, या बैठ जाना। तो किसी भी सदन का अध्यक्ष जो होता है सदस्यों को यदि कहता है बैठ जाइए, तो ये आपको रोकता है, तो इसका मतलब होता है कि आप बैठ जाइए। सामान्य रूप से देखते होंगे सदन चलता होगा, जब सत्ता विपक्ष का आदमी बोलना चालू करता होगा तो कहते होंगे कि रोकते होंगे चुप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, तो इसका अर्थ होता है कि आप बैठ जाइए ना। नेक्स्ट देखिए, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है, तो शून्यकाल भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है और 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल के नाम से जानते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो अधिक से अधिक शून्यकाल की अवधि 1 घंटे की होती है। ये बात भी आप सब याद रखिए, 1 घंटे से अधिक की नहीं होती है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस कर सकता है, तो ये बात आप सबको पता होना चाहिए कि धन विधेयक जो है इसका उल्लेख संविधान के 110 में किया गया है और धन विधेयक जो है इस पे पूर्णतया लोकसभा का नियंत्रण होता है और लोकसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए आप इसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपनी हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तब लोकसभा अध्यक्ष जो है आर्टिकल 118(4) के तहत संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब किस पर हुई, तब आप दहेज उन्मूलन विधेयक पर पहली संयुक्त बैठक हुई। नेक्स्ट, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो संविधान संशोधन विधेयक में, वित्त विधेयक में, साधारण विधेयक में, या आपको जो है कि भारत के राष्ट्रपति, तब आप बताइएगा साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक आपको आयोजित की जाती है। अब तक कुल 3 बार आपको संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। कितनी बार? 3 बार संयुक्त बैठक आपको आयोजित की गई है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है, तब आप क्या जवाब देंगे, तो लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन के दोनों सदन पटल पर, या आपको संयुक्त रूप से, तो संसद की किसी भी पटल पर आप जो है ये आपको कानूनी विधेयक को रख सकते हैं, ये बात भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है, तो संचित निधि पर धन आपको निकालने का नियंत्रण किसका होता है, तो नियंत्रक, ये गलत लिखा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं बेटा, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। याद रखिएगा, धन निर्गत के मामले में राष्ट्रपति पर और संसद की दोनों सदनों की परिचर्चा पर ही आप इसे जो है कर सकते हैं। धन विधेयक के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यह विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक जो है ये आपको जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है,
ये बात याद रखिएगा, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तब बताइएगा कि वित्तीय, आपको राजस्व विभाग, आर्थिक क्रिया कार्य विभाग, या वित्तीय सेवाएं विभाग, या व्यय विभाग। तब आपको बजट जो प्रस्तुत किया जाता है ये व्यय विभाग के द्वारा, ठीक ना, ये आप याद रखो। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो आपको प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति मानी जाती है। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या बेटा आपको कितनी होती है? तो 30 सदस्य आपको होते हैं और सभी के सभी लोकसभा के सदस्य आपको होते हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का आपको जो है कार्यकाल माना जाता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करता है, ये आपको किसे? तो ये सार्वजनिक लेखा समिति ये राष्ट्रपति को अपनी आख्या प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है, 22 में 15 लोकसभा के होते हैं और आपको जो है 7 जो होते हैं ये राज्यसभा के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो ये आपको लोकसभा अध्यक्ष जो होता है लोक लेखा समिति के सदस्य का चयन करता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। ये नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने शानदार तरीके से यूट्यूब पे पढ़ाए हैं और ये आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में उपलब्ध है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की श्रृंखला यहीं तक। शानदार तरीके से आप सब जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार।